हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। माई सेल्फ आदिल अशरफ एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो चलिए अब हम जो है वेक्टर्स का और एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइनस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे पास। और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और दैट मीन इसके बाद एक या दो लेक्चर हमें और लगेंगे। देन मैं आपको एक लेक्चर और दूंगा जिसमें मैं सारे जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जो है उसमें डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो भी उसमें करूंगा। और याद रखना जे एडवांस ने अभी तक इससे 2 सवाल पूछे, वो भी मैं उस लेक्चर में आपको कवर करके दूंगा। क्लियर है इतना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइनस को। अब आपने अभी तक पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, लेकिन मैं आपको इसका फील दिलाऊंगा ये होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस होते क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले एक जो है आप समझ लीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है सर, इसको आप समझ लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। आई होप ये दिख रहा हो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, इसको क्या समझना है? वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। इसको क्या समझना है? एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया। और इसको आप समझ लीजिए जेड एक्सिस। इसको क्या समझ लीजिए? जेड एक्सिस। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो मान लीजिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए देखो अभी तक क्या होता था, अगर इन एक्स और वाई के बीच में कोई वेक्टर ऐसे होगा, इनके प्लेन में होगा, तो हम उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट वाई के साथ करते थे। सिमिलरली अगर इधर होता तो एक कंपोनेंट जेड के साथ एक कंपोनेंट वाई के साथ कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है, कभी जरूरी नहीं कि हमेशा वेक्टर जो है ऐसे होगा, इनके प्लेन में होगा। जनरली कभी कभी क्या होता है, वेक्टर अब मानो बीचों बीच है। क्या है? बीच में है। अब ये ना तो इसके प्लेन में है ना ही इसके प्लेन में है, ना ये इसके प्लेन में है ना ये इसके प्लेन में है। तो सर आप इसके कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली अब ये जनरल है, ये स्पेस में आ गया, ना ये इस प्लेन में है ना इस प्लेन में है। दैट मीन सर अब इसके तीनों कंपोनेंट होते क्या होंगे? सर इसके आप 3 कंपोनेंट होंगे। सर कैसे? देखो ये इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, ये बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल, तो उसको मैं अल्फा बोलता हूं। दैट मीन एक कंपोनेंट इधर आएगा कॉस अल्फा। क्लियर, समझ आ गया? हाँ सर। सर ये तो इसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए बीटा, इधर क्या आएगा? कॉस बीटा। बहुत बढ़िया। और सर इसका एक कंपोनेंट तो इधर भी आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉस गामा। उसको क्या बोलेंगे? कॉस गामा। क्या आपको समझ आया? दैट मींस अगर कभी जनरल स्पेस में कोई वेक्टर होगा तो सर उसके कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए यूज होता है डायरेक्शन कोसाइनस। इसके लिए क्या होते हैं? यूज डायरेक्शन कोसाइनस। अब डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस वेक्टर ने इसके साथ कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ? सर अल्फा बनाया। कितना बनाया? अल्फा। तो उसके साथ कॉस लेना, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। जब मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ कितना एंगल बनाया? बीटा। और जब मैं कॉस बीटा की वैल्यू निकालूंगा, वो जो कॉस बीटा की वैल्यू होगा उसको मैं बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइन किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। उसी तरीके से जो ये इसके साथ एंगल बना रहा है गामा, उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा कॉस गामा से, तो वो जो वैल्यू होगी वो मेरी डायरेक्शन कोसाइनस कहलाएगी। क्या आपको इतना समझ आ गया? आई होप थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया लग गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। ठीक है? ठीक है सर। तो दैट मीन सर आप कहना चाह रहे हो यहां पर, अब मैं देखो अब यहां पे मैं ऐसे वेक्टर नहीं दिखा सकता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। क्लियर है? हाँ। ये क्या है? वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। ये क्या है? जेड एक्सिस। इतना समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ आ रहा है बहुत बढ़िया। देखो अब ये वेक्टर जो है ना ऐसे है ना ऐसे है ना ऐसे, ये कुछ उठा हुआ वेक्टर ऐसे, लेकिन अब मैं इसको बोर्ड में नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये तो 2D प्लेन है। तो मान लीजिए अब मैं इसको कैसे दिखाता हूं? ऐसे दिखाता हूं। ठीक है? अब ये ऐसे नहीं है, असल में ये थोड़ा ऐसे है। ठीक है? अब मैं लेकिन दिखाऊंगा कैसे, इसलिए अब हम इसको ऐसे दिखाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? मान लीजिए ये मेरे पास वेक्टर ए है। क्या है सर? ये आपके पास वेक्टर ए है। तो सर वेक्टर ए आपके पास क्या होगा? देख लीजिए वेक्टर ए क्या होता है। शाबाश सर, ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस में सर ए वाई जे कैप प्लस में सर ए जेड के कैप। ठीक है? ये मेरे पास क्या था? ये मैंने जो है ए वेक्टर को ले लिया है। क्लियर है? ये मेरे पास मान लीजिए ए वेक्टर है, हो सकता है 2i कैप 3j कैप 4k कैप इस तरीके से। क्लियर हुआ? हाँ सर।
तो देखो अब मैंने क्या बोला था, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है सर, ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। क्या बना रहा है? अल्फा। क्लियर, समझ आ गया? हाँ सर, इतना हमको समझ आ गया है, क्लियर है। और मैं आपको बोल रहा हूं ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और ये कितना एंगल बना रहा है z एक्सिस के साथ? उसको मैंने बोला गामा। क्लियर, समझ आ गया? उसको मैंने क्या बोला? गामा। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया सर? अल्फा। इसने y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया सर? बीटा। और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? उसको हमने बोला है गामा। कितना, इतना आपको समझ आया होगा? आई होप इतना आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम क्या बोलेंगे? शाबाश। इफ ए वेक्टर, शाबाश, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, शाबाश। आई होप अभी तो लाइट चली गई, लेकिन एक सेकंड में देखता हूं क्या आपको ये दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। ए वेक्टर ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ? अल्फा। ठीक है, दूसरी बात, शाबाश, ए वेक्टर मेक्स, शाबाश, पूरा देखिएगा, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विथ, शाबाश, बीटा किसके साथ? शाबाश, बीटा विथ वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ए वेक्टर मेक्स, क्या बनाया? शाबाश, खुद से बोलो, शाबाश, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल? गामा विथ किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। क्लियर है इतना? क्या बोला आपने? अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये हमारे पास कोई जनरल ए वेक्टर है, ये एक्स कुछ इस तरीके से है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा सर, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। वो चीज मैंने यहां पे लिख ली है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए, इतना आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर, क्या पूछेंगे आप? मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, शाबाश, कंपोनेंट, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या ये दिख रहा है आपको, ये वाला कलर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। हाँ, क्या मैंने लिखा यहां पे? फिर से, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शाबाश सर। उसको हम क्या बोलते थे सर? उसको हम ax बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो ए वेक्टर का कंपोनेंट आएगा सर, हम उसको क्या लिख सकते हैं? ax लिख सकते हैं सर। अब ये कितना होगा? मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर जिस लाइन के साथ एंगल होगा उसकी तरफ आता है cos, दैट मीन सर ये ए वेक्टर इसके साथ कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है, तो सर इसका इधर कंपोनेंट आएगा सर, ए वेक्टर का इधर कंपोनेंट जो आएगा सर, उसको हम ax बोल रहे हैं सर। वो कितना आएगा? ए वेक्टर का इधर कंपोनेंट आएगा a cos अल्फा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, इनटू में आएगा cos अल्फा, a cos अल्फा। क्लियर है इतना सर? ax आपने हमें सिखाया है सर, ये आएगा a cos अल्फा। क्या इतना क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर, तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं? अगर मुझे क्या चाहिए होगा? cos अल्फा चाहिए होगा। क्या मैं लिख सकता हूं? cos अल्फा सर, ये किसके बराबर है? a cos अल्फा है ax के बराबर, तो cos अल्फा मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा cos अल्फा को मैंने ऐसे ही रखा। यहां क्या है सर? इस साइड मेरे पास है ax सर, इसको डिवाइड होगा इसके मैग्नीट्यूड से। आई होप अगर नहीं समझ आ रहा है मैं एक बार फिर से लिखा, तो हमारे पास क्या है यहां पर? a cos अल्फा बराबर है सर ax के, मुझे चाहिए सर cos अल्फा, तो सर cos अल्फा आएगा सर ax डिवाइड बाई a के बराबर, ये जो cos अल्फा है इसको मैं बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइन। इसी को क्या बोलूंगा मैं सर? डायरेक्शन कोसाइन। कहां? अलोंग एक्स एक्सिस। ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया, किसके? अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन कोसाइन आ गया। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, तो इतना जो है आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के यहां पे कुछ और चीजें लिखूंगा।
हाँ, तो चलिए कुछ और चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमने क्या लिखा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब अगर हमें वाई एक्सिस की तरफ क्या चाहिए होगा, कंपोनेंट चाहिए होगा, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, इस ए का इधर कंपोनेंट आएगा, इसके साथ एंगल है बीटा, तो सर इसका इधर कंपोनेंट आएगा सर, उसको हम बोलते हैं ए वाई, और वो सर आ जाएगा ए कॉस बीटा के बराबर। तो सर क्या लिखना है मुझे, आपको क्या लिखना है, शाबाश, कंपोनेंट आप लिखिए, कंपोनेंट, कंपोनेंट शाबाश, किसका, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर शाबाश, अलोंग, अलोंग पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आता है उसको ए वाई बोलेंगे, एंड सर ये आ जाएगा ए कॉस बीटा के बराबर। सर यहां से आप लिख सकते हो कॉस बीटा की वैल्यू सर आ जाएगी बराबर ए वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है इतना। तो सर ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन किसका आ गया, ए वेक्टर का, किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन कोसाइन आ गया। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, इसका एक कंपोनेंट इसकी तरफ भी आएगा, हाँ सर, तो सर वो कितना आएगा सर, इसकी तरफ आएगा ए कॉस गामा, ए कॉस गामा, क्योंकि यहां पे उतना फील नहीं आ रहा होगा, असल में ये ऐसे है तो ये सीधा आपको दिखेगा। क्लियर है। तो चलिए कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर शाबाश, अलोंग कहां से, पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम az बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, az बोलते हैं, और वो किसके बराबर आ गया हमें, a cos गामा के बराबर। तो सर क्या मैं यहां से cos गामा की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ, वो सर आएगी बराबर az अपॉन में a के बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos गामा आ गया। क्लियर है इतना। पहले क्या करिए आप, इतनी स्क्रीन को पॉज करके इतनी चीजें आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए कुछ और चीजें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ए कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट आएगा ए कॉस बीटा, एक कंपोनेंट आएगा ए कॉस गामा। क्लियर है। तो सर अभी हमने देखा, सर अगर हमें देखना होगा सर कॉस अल्फा क्या है, सर कॉस अल्फा है ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अगर मुझे पूछेगा कितना एंगल, अब सर इनका क्या यूज होगा, वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ए वेक्टर देगा, फिर बोलेगा बताओ ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर आपको देखना है इस ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, तो आप कैलकुलेट करोगे कॉस अल्फा, अभी हमने देखा सर वो आया ए एक्स, सर कॉस अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कितना इसने एंगल बनाया, सर ये किसके बराबर आएगा, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, डिवाइड बाय पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर ये मेरे पास क्या आ गया, सर ये हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। क्लियर है इतना। क्लियर है। थोड़ा मैं और इसको डार्क लिखने की कोशिश करता हूं यहां पर। सिमिलरली अगर वो मुझसे पूछेगा कॉस बीटा, सर कॉस बीटा क्या है, ए वेक्टर ने कितना एंगल बनाया है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है सर, सर ये किसके बराबर आएगा, वेक्टर के वाई कंपोनेंट के बराबर, ए वाई डिवाइड बाई ए के बराबर। ए क्या है सर, मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली कॉस गामा क्या है सर, ये आएगा ए जेड अपॉन ए के बराबर। क्लियर है इतना। हाँ सर, अब यही जो मैंने कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा फाइंड किया, इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइनस। इन्हीं को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइनस, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइनस बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डायरेक्शन कोसाइनस होते क्या है और ये बताते क्या है। या तो वो डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइनस का एक आइडेंटिटी होता है, उसके ऊपर सवाल पूछेगा, या आपको बोलेगा बताओ इसने कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो आप निकालोगे कॉस अल्फा। अगर फिर यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, फिर बोलेगा कॉस मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, आप पहले कॉस बीटा निकालोगे, फिर बीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी। सिमिलरली कॉस गामा भी आप निकाल सकते हो। और एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या था ये, असल में ये मान लीजिए एक्स एक्सिस थी। ठीक है सर,
सर ये मान लीजिए वाई एक्सिस थी, ठीक है सर, इतना हमको क्लियर समझ आ रहा है। और इसको आप मान लीजिए ये कुछ हमने असल में इस तरीके से आपको दिखाया, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। क्योंकि आप मैं यहां पर ऐसे नहीं दिखा सकता हूं, यहां हमने इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया, ठीक है सर। मान लीजिए ये कोई जनरल वेक्टर है, ठीक है, तो सर कॉस इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या कंपोनेंट आया सर, कॉस अल्फा। अगर ये इसके साथ एंगल क्या है अल्फा, इसके साथ एंगल है बीटा और जेड के साथ एंगल है गामा, ठीक है सर। इसका क्या आएगा एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट, ए कॉस अल्फा, इसके साथ ए कॉस बीटा, इसके साथ ए कॉस गामा। फिर यहां से आप क्या निकालोगे, कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन ए वेक्टर, फिर आप निकालोगे कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, फिर आप निकालोगे कॉस गामा की वैल्यू, क्या निकालोगे ए जेड अपॉन ए। क्लियर है इतना, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ गया इसको नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर जो है एक सवाल पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन चालू रखेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन से जो है आपकी जो है काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है अब हम डिटेल में इसमें जो है सारी चीजें कवर करेंगे जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ सकता है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड होता है सीधे अंडर रूट, इसका कंपोनेंट है सर 3, सर उसका स्क्वायर प्लस सर इसका कंपोनेंट है 4, सर उसका स्क्वायर प्लस में इसका कंपोनेंट 5 उसका स्क्वायर। सर इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 25, तो सर ये बनेगा अंडर रूट सर ये बन गया 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है सर 25, तो ये हो गया 9 प्लस 16, 25 प्लस 25 हो गया 50, क्या हो गया 50, तो 50 ये हो गया अंडर रूट। या मैं इसको 50 को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2 इंटू 25 लिख सकता हूं। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 आएगा बाहर, ये बचेगा 5 रूट 2। तो सर जो इसका मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास वो आ गया है 5 रूट 2। क्या इतना क्लियर आपको समझ आ गया, समझ आ गया, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 रूट 2 आ गया। क्लियर है इतना, हाँ सर। तो अब यहां पे क्या निकालना था सर मुझे, प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन लिखिए, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन याद रखना है, चाहे वो आपसे कंपोनेंट पूछे या प्रोजेक्शन पूछे, दोनों का एक ही मतलब होता है। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन सेम होते हैं, कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं। क्या आपको इतना समझ आ गया। अब क्या पूछ रहे, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका, ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्या है इसका कंपोनेंट, सर जिसके साथ आई लगा होगा, आई किसके साथ है 3 के साथ, दैट मींस इसके एक्स एक्सिस के साथ जो इसका कंपोनेंट है सर वो 3 के बराबर है। सर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। क्लियर, अब समझ आ गया, ठीक है। सॉरी ये मुझे यहां लिखना था। क्लियर है इतना। सिमिलरली कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, खुद बोला होगा आपने, क्या होगा सर, जो जे के साथ लगा है सर वो है 4, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस क्या है सर, वो आएगा 5 के बराबर। क्या आपको इतनी चीजें क्लियर है। आई होप जो है आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो आसान है। अब अगर उससे ये पूछा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर वो एक्स वाई प्लेन में पूछेगा, देखो 3 क्या होगा एक्स में, 4 क्या होगा सर, ये होगा y में, और 5 क्या है सर, ये है z में। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मेरे पास क्या बच गया सर, 3i प्लस 4j, एक्स और y के कंपोनेंट, यानी कि एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे एक्स और y के कंपोनेंट, क्योंकि z का तो इनके परपेंडिकुलर है, बाहर है। तो दैट मीन जब भी वो आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे उसने पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, तो बस एक्स वाई के कंपोनेंट इसमें लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 3i कैप प्लस में 4j कैप। क्लियर है इतना। सॉरी यहां पर मुझे इनके साथ जो है ए भी लिखना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है, हाँ सर। अब सिमिलरली आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई जेड प्लेन, वाई जेड, वाई और वाई मतलब j और k वाले कंपोनेंट मुझे सिर्फ लिखने हैं, 4j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है, हाँ सर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स वाला और जेड वाला लिखो, 3i कैप प्लस 5k
के कैप जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे या तो डायरेक्ट पूछेगा बताइए डायरेक्शन कोसाइनस क्या होंगे, तो आप निकालोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सिर्फ इतना ही निकालना है। लेकिन अगर उसने पूछा, या वो क्या पूछेगा, एंगल मेड बाय वेक्टर, जो हमारे पास ये वेक्टर है उसने क्या एंगल बनाया, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्शन, इनका एक ही मतलब होता है लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे लगता है आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, हाँ तो चलिए, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके थे अभी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, शाबाश 5√2 आ रहा था, बहुत बढ़िया। वो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन कोसाइनस मतलब मुझे निकालना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा भी आपने सिखाया सर ये होता है ax अपॉन में a। सर ax कितना है, सर ax है 3, सर a कितना है 5√2। तो ये मेरा हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ये मेरा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है, ये समझ आ गया। लेकिन अगर उसे एंगल पूछा होता तो फिर मुझे ये अल्फा भी निकालना था। अगर सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो सिर्फ मुझे यहां पर रुकना है, कॉस अल्फा निकाल के फिर कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्टली निकालना है। लेकिन अगर उसने एंगल पूछा है तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इसकी वैल्यू भी निकाल, पहले मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्शन कोसाइन, सिर्फ कॉस अल्फा निकालो, इसके बाद कॉस बीटा निकालो आप, इसके बाद क्या निकालो कॉस बीटा। सर कॉस बीटा भी आपने सिखाया, सर ये होता है ए वाई अपॉन में ए। ठीक है सर, ए वाई कितना है, सर वो है 4 के बराबर, डिवाइड बाई ए है 5√2 के बराबर, ये हो गया। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कॉस गामा। ठीक है सर, वो है ए जेड अपॉन में ए के बराबर, सर ए जेड है 5 डिवाइड बाई अपॉन में 5√2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए डायरेक्शन कोसाइनस। अगर वो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइनस पूछ रहा है तो मैं इतनी चीजें निकाल के उसको बताऊंगा। लेकिन अगर उसने क्या पूछा, एंगल मेड, यानी कि अगर एंगल भी पूछा तो मुझे अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो चलिए अब मैं यहां पे जो है इनकी वैल्यूज भी जो है कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सर मेरे पास अगर वो एंगल भी पूछ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा सर कॉस अल्फा मेरे पास 3 अपॉन में 5√2 के बराबर आ गया। सर दैट मींस यहां पर जो मेरे पास अल्फा आएगा, सर कॉस इधर आएगा तो ये बनता है इस साइड कॉस इनवर्स। याद रखिएगा जब भी हम यहां से इधर लाते हैं तो ये इनवर्स बनेगा, बाकी चीजें सेम रहती है, 3 अपॉन 5√2 ऐसे ही रहेगा। क्लियर है इतना, एक सेकेंड। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5√2। क्लियर है इतना। तो ये एंगल किसके साथ हो गया, ये हो गया उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है, एंगल उसका जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, बहुत बढ़िया। सर अब वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, मैं उसको बोलूंगा पहले तो है कॉस बीटा बराबर 4 अपॉन 5√2। तो आप मुझसे बीटा की वैल्यू अगर पूछ रहे हो तो मैं इसको बोलूंगा कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5√2 के बराबर। ठीक है सर, सर अगर वो मुझे गामा की वैल्यू पूछेगा तो मैं इसको बोलूंगा कॉस गामा है बराबर 5 अपॉन 5√2। तो गामा आएगा बराबर कॉस, इसको मैं ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कॉस गामा आ गया 1/√2, और कॉस की वैल्यू कब होती है 1/√2, जब एंगल होता है 45 डिग्री। तो मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता हूं जिसने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 45 डिग्री एंगल बनाया है। क्लियरली ये आपको समझ आ गया। आई होप जो है ये आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ आ गया होगा। अब इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आप उसको कर सकते हो। इसके बाद हमें जो है एक आइडेंटिटी जो है वो बार बार उसके ऊपर जो डायरेक्ट सवाल पूछा गया है 2-3 बार एग्जामिनेशन में, और उसमें आगे भी चांसेस है पूछे जाने के। अगर वो चीज आपको पता होगी तो आप उस सवाल को 10 सेकंड में करोगे, अदरवाइज जो है आपको उस सवाल को या तो छोड़ना पड़ेगा या उसको टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, पहले आप ये नोट करिए फिर हम उसके ऊपर आ जाते हैं। हाँ तो चलिए, ये हमें जो है प्रूफ करना होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा सो दैट आपको जो है समझ आ जाए ये आता कैसे। फिर उसके बाद आपको इसको याद रखना है, फिर इससे हम बहुत सारे सवाल जो है वो कर सकते हैं। समझ आ गया, और ये बार बार पूछा जाता है। और एक इसका बाई होता है, वो होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। ज्यादातर उसी की वैल्यू जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर
अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 कैसे होती है ये देखेंगे। सर अभी आपने हमें दिखाया, सर क्या दिखाया, आपने हमें दिखाया कॉस अल्फा की वैल्यू सर होती है ए एक्स अपॉन में ए के बराबर, क्लियर है? हाँ सर, और आपने हमें बोला सर कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू सर ये होती है ए वाई अपॉन ए के बराबर। एंड सर आपने हमें बोला कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपॉन ए के बराबर होती है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद क्या मैं वापस अब इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, देखो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कॉस की वैल्यू क्या है पहले मैं लिख ही देता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ सर, कॉस की जगह आप क्या है सर, इसकी जगह है ए एक्स डिवाइड बाई ए, सर इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस, चलिए ये क्या है कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है सर ए वाई अपॉन ए, बहुत बढ़िया, प्लस इसकी वैल्यू क्या है सर ये ए जेड अपॉन ए एंड सर इसका है स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं देखूंगा ऊपर क्या बन रहा है ए एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस है ऊपर क्या बन रहा है ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस में और क्या बन रहा है सर ये बन रहा है ए जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। क्लियरली इतना समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इतना आप जो है समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगर देखोगे इन सब का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैं इसके बदले एक ही लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, मैं ऊपर वाली टर्म्स को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। क्या लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, ए वाई स्क्वायर प्लस में सर ए जेड का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई सर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्लियर है इतना? यहां तक समझ आ गए? बहुत बढ़िया। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे रहने देते। ए क्या होता है सर, आपने जो है हमें मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है ए वेक्टर का। सर अगर हमारे पास मान लीजिए अगर हमारे पास ए वेक्टर क्या है सर ए एक्स आई कैप, ठीक है सर, ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस में सर ए जेड के कैप। क्लियर है? ठीक है सर। सर अब अगर हमें इस वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो कुछ नहीं करते हम सर, ये करते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। क्या ये चीज आपको पता है? हाँ सर, अगर आपको ये चीज पता है फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, ऊपर में ऐसे रहने दे रहा हूं इसको, ए एक्स का होल स्क्वायर ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है ए, सर ए क्या है, ए है इसका मैग्नीट्यूड, तो ए के बदले में क्या लिख सकता हूं अंडर रूट सर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर एंड सर ये लेकिन ए नहीं ए स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल। और अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर बच गया मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में बच गया ए जेड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी अगर आप देखोगे वहां भी वही बच गया एक स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1 के बराबर। इसीलिए हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप ये प्रूफ लिखिए, फिर इसके बाद में और एक चीज आपको डिराइव करके दिखाता हूं। क्लियर है? तो देख लीजिए, हमने अभी तक डिराइव किया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपसे भी शातिर होता है, वो आपसे ये वैल्यू जो है कभी कभार पूछ लेता है जब उसका मूड अच्छा होता है, अदरवाइज वो आपसे जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछता है और आप उसकी वैल्यू भी 1 बोल देते हो, लेकिन जबकि उसकी वैल्यू 2 होती है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जो है पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हाँ, तो क्या ये चीज मैं आपको बोल रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं यहां से जो है कॉस की वैल्यू, क्या कॉस के बदले क्या लिख सकता हूं सर? आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1, और इसको इधर भेज सकते हो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये चीज समझ आ गई? अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो इसी चीज को अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस में सर है कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस में है सर कॉस स्क्वायर गामा, और सर इसकी वैल्यू आपने बोल दी है 1। तो ध्यान से देखो, जहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो क्या मैं उसकी जगह लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? हाँ सर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस सर जहां पर कॉस स्क्वायर बीटा है क्या मैं उसकी जगह लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा? हाँ सर लिख सकते हो, प्लस और एक सेकेंड, और जहां पर कहां पर, जहां पर कॉस स्क्वायर गामा है, क्या है कॉस स्क्वायर गामा है, क्या मैं उसकी जगह लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 के बराबर है। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया है 3 माइनस माइनस, अगर मैं कॉमन निकालू अंदर बचा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये 1 तो मैं बाहर निकाल चुका हूं, अंदर बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा। सर ये प्लस क्योंकि मैं माइनस बाहर निकाल चुका हूं, ठीक है सर, प्लस में सर ये भी बाहर निकाल चुका हूं, तो अंदर बच चुका है साइन स्क्वायर गामा, एंड सर इसकी वैल्यू अभी तक तो 1 है, अभी तक इसकी वैल्यू क्या है 1 है हमारे पास। क्लियर है इतना? इस 3 को मैं उस साइड भेजूंगा, तो सर एक मिनट देखो, मैं क्या करूंगा, ये 3 को उस साइड भेजूंगा, तो सर यहां है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस सर साइन स्क्वायर बीटा, प्लस सर साइन स्क्वायर गामा, एंड सर यहां पर 1 था और ये 3 इधर जाएगा, ये प्लस था तो सर ये इधर -3 हो जाएगा। यहां पर देखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू सर ये है -2, और ये वैल्यू किसके बराबर है माइनस के बराबर, माइनस और माइनस कैंसल, तो यहां से सर मुझे दिख रहा है सर एक खूबसूरत रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ जाती है। क्या आपको समझ आया? अगर वो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 के बराबर होती है। ये दोनों चीजें आपसे क्लियर होनी चाहिए। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट इनके ऊपर जो पूछेगा आपको बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये तो सिंपल सवाल हो सकता है, नीट या जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, लेकिन और एक सवाल वो आपसे पूछेगा, वो आपके बोलेगा एक वेक्टर है, उसने y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया, z के साथ कुछ एंगल बनाया, बताइए उसका y एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा। यानी कि वो आपको 2 लाइंस के अलोंग एंगल बताएगा, किसी एक के अलोंग पूछेगा। वो बहुत अच्छा सवाल होता है, वो इसकी एप्लीकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले आप प्रूफ पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है आगे। हाँ, तो क्या 2 चीजें हमने अभी तक जो है डिस्कस कर ली है। पहली चीज हमने क्या किया सर, आपने डायरेक्शन कोसाइनस डिस्कस किए, उसमें आपने बोला सर कॉस अल्फा की वैल्यू सर होती है ax अपॉन a के बराबर, फिर आपने सर बोला हमसे कॉस बीटा की वैल्यू होती है ay अपॉन a के बराबर, और आपने हमसे बोला है सर कॉस गामा की वैल्यू होती है az अपॉन a के बराबर। क्लियर है इतना? एंड सर इसके बाद हमने एक चीज डिराइव की, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है सर। उसके बाद आपने हमसे सिखाया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 के बराबर होती है। क्या आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ आ गई है? आई होप इतना आप जो समझ चुके होंगे। चलिए अब इसके ऊपर जो है कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब जो है एक सवाल मैंने लिया है, एक सेकंड मैं देखता हूं क्या है, क्लियर आपको दिख रहा है? हाँ सर, तो क्या है सवाल,
कह रहा है ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ए वेक्टर जो है वो 45 एंड 60 डिग्री, यानी कि कह रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, एंड वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है सर वो बना रहा है 60 डिग्री। और अब ये आपसे पूछ रहा है बताइए ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। तो यहीं पे हमें डायरेक्शन कोसाइन इसका यूज होता है। तो सर क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सिंपल, मैं जो है एक ही चीज लिखूंगा, मेरे को पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा दिया है 45 डिग्री, तो कॉस अल्फा क्या है 45, कॉस अल्फा की जगह वैल्यू दी है उसने, यहां पर मैं दिखाता हूं, अल्फा दिया है उसने 45 डिग्री, और सर बीटा दिया है उसने 60 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है सर 1/√2, तो उसका स्क्वायर प्लस कॉस बीटा, कॉस 60 होता है सर 1/2, सो सर इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तो नहीं पता, यही निकालना है हमें। तो सर ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, सर ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में सर बच गया कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 8, प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको इस साइड भेजेंगे, यहां से हमको दिख रहा है कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो 6 माइनस 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस 6 होता है 2 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8 मतलब 1 डिवाइड बाई 4। तो यहां से मिल रहा है हमें कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/4, तो यहां से मैं लिखूंगा कॉस गामा, क्योंकि रूट उधर जाएगा, स्क्वायर जाएगा उस साइड, तो रूट ये मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट, सर ये है 4 यहां पर, अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 4, तो ये बनेगा प्लस माइनस, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है 2, दैट मींस कॉस गामा की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√2। तो सर इसका क्या मतलब आ गया, अगर मैं पहले कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस 1/2 रखूं तो दैट मींस अल्फा है 60 डिग्री, एंड सर अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 मानूं तो अल्फा क्या आएगा, सर ये तो नहीं पता आपको, 1/2 पे पता है, प्लस 1/2 पे कितना है 60, तो अगर माइनस 1/2 पे निकालना है तो उसको 180 में से माइनस करो, 180 माइनस जो आपको पता है प्लस में कितनी थी 60, तो ये 120 डिग्री के बराबर आएगा। दैट मींस सॉरी ये हमारे पास गामा है यहाँ पे, ठीक है, गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास गामा की दो वैल्यू मिल रही है, यहां पर गामा 60 डिग्री, गामा 120 डिग्री मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों को टिक करिएगा, लेकिन अगर उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है तो आपको टिक करना है 60 को, क्यों, क्योंकि हम हमेशा कन्वेंशनली छोटा एंगल लेते हैं, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो 60 टिक करिएगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों को आप टिक कर सकते हो, अगर मल्टीपल चॉइस वाले जो है क्वेश्चंस वहां पर होंगे। क्लियर है इतना, आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, और किस तरीके से सवाल किए जाते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम और एक सवाल डिस्कस करेंगे। आपको उसने अल्फा की वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 30 और आपसे गामा पूछा है। आप बोलोगे सीधे सर हम करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 को 1 के बराबर हम करेंगे। क्लियर है इतना, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 45, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस में कॉस 30 कितना होता है सर, ये होता है √3/2, एंड सर उसका है स्क्वायर, प्लस में है सर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो सर ये मिलेगा हमें 1/2 प्लस सर √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4, प्लस में सर कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसको फिर से हम करेंगे 4 प्लस 6, तो सर 10 डिवाइड बाई 8 प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको साइड भेजो, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 8, इसको हम सॉल्व करेंगे 8, तो ये बचेगा -2/8 -1/4। मुझे क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू -1/4,
तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते तो या तो वो जीरो होगा या हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और ये मुझे कह रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू माइनस है, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट मींस ऐसा कोई केस बन ही नहीं सकता है जहां पर अल्फा 45 हो, बीटा 30 हो और वो गामा के साथ कोई एंगल जो है हमें पॉसिबल जो है नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस आ गई। दैट मींस गामा की कोई भी वैल्यू यहां पर हमें नहीं मिलेगी। दैट मींस ये नॉट पॉसिबल में आ जाएगा। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल सिचुएशन है। क्लियर हुआ इतना? आई होप ये चीज आपको जो है समझ आ गई होगी। क्लियर है? इतना चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अभी तक जो है हमने बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो कवर कर ली है। अब वेक्टर की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और एक हमारा पास डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है, दो वेक्टर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके पास बेसिक दो तरीके जो है हमें क्लास 11th में पढ़ने होते हैं। और भी इसके तरीके होते हैं, जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल कैसे निकाला जाता है, वो बहुत ही मजेदार चीजें होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो जनरली इंजीनियरिंग मैथ में जो हम पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस वगैरह में। लेकिन आपके पास एक बेसिक कैलकुलस है यहां पर, तो इसमें सिर्फ हमें जो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है, जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इससे सिंपल चीजें नहीं हो सकती है। क्लियर है? और इन्हीं का यूज होगा, जितने अच्छे से आपको इनके ऊपर पकड़ होगी उतनी पकड़ आपको बाकी चैप्टर्स पे धीरे धीरे होते जाएगी। क्लियर है? तो समझते हैं ये डॉट प्रोडक्ट आखिर में होता क्या है। होता क्या है? तो मान लीजिए, सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास दो वेक्टर्स है। क्या है सर? ये आपके पास दो वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। और सर इसका मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर है मेरे पास, और सर ये मेरे पास क्या है? बी वेक्टर है। एंड सर इनके बीच में एंगल है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो सर जो ए वेक्टर है, जो सर मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड में ए मान लेता हूं। एंड सर जो मेरे पास बी वेक्टर है, सर उसका मैग्नीट्यूड बी मान लेता हूं। और सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, थोड़ा अच्छे से इसको हम लिखते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो क्या है? थीटा है। थीटा है। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखना। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या ये मैग्नीट्यूड है? हाँ सर, ये भी मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा भी एक वैल्यू है। दैट मींस ये दो वेक्टर है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। दैट मींस जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं, ये चीज अगर क्लियर हुई तो आगे का रास्ता आसान होगा। जब भी मैं दो जो है वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जब भी याद रखना, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है। इसको स्केलर विकेलर से आप नहीं कर सकते। पहली चीज समझ आ गई? जी सर, हमेशा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का होता है। क्या होता है? दो वेक्टर्स के बीच का होता है। हाँ सर, तो सर अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, वहां से मुझे ए बी साइन ए बी कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है, जो एक स्केलर है सर, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है। दैट मींस सर मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो जो रिजल्टेंट है सर वो हमेशा स्केलर होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं, जब हम वर्क को जो है डिफाइन करते हैं, वर्क होता है एफ डॉट एस, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन उनके बीच में क्या लिया है? डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ गया? धीरे धीरे आपको पता चलेगी कौन सी चीज स्केलर है, कौन सी चीज वेक्टर है, लेकिन वो आपको तभी पता चलेगी जब आपको पता होगा, जब हम दो वेक्टर्स का क्या करते हैं, आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सिंपल मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर? ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। सर यहां पर ए क्या है?
मैं उसको पहले ही लिख चुका हूं। ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर थीटा क्या है, यह है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी। ये दोनों वेक्टर है लेकिन ये चीज मेरे को स्केलर मिल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी हम शाबाश जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। याद रखना, हमें जो है रिजल्टेंट हमेशा फिर स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या आपको समझ आ गया ए डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है और हमें इससे क्या मिलता है? अब मैं इसके ऊपर पहले एक सवाल, सिंपल सवाल कैसे पूछा जाता है वो बताऊंगा, फिर हम फर्दर इसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो देखिए सिंपल सवाल क्या पूछा जाता है। आपको बोलेगा दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री और आप हमें डॉट प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करके बताइए। तो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। एंड सर यहां पर एक पहले का मैग्नीट्यूड है सर 10, ठीक है सर, दूसरे का मैग्नीट्यूड है सर 20 यूनिट एंड सर कॉस थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो सर ये हो गया 200, ये हो गया हमारे पास 200 इंटू में कॉस 60 होती है 1/2, ये हो जाएगा 100 यूनिट्स जो है हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये हमारे पास दो वेक्टर थे, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट स्केलर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 यूनिट है। क्लियर है इतना? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम जो है फर्दर डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो हमने क्या देखा था सर, अभी तक जो है हमने ये चीज देखी है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होती है सर ए बी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है ये चीज? हाँ सर, ये चीज जो है हमने सीखी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दो वेक्टर है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है क्या वो डायरेक्टली कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, उनके बीच में कितना एंगल है? हाँ सर। तो सर अगर दो वेक्टर्स के बीच में सर अगर एंगल जीरो हुआ, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो हुआ दैट मींस दो वेक्टर्स अगर आपस में क्या है पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एंगल जीरो होगा, उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, आप मुझे बोल सकते हो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, तो अगर फिर मैं क्या करूंगा a डॉट बी निकालूंगा तो वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो a डॉट b की वैल्यू मुझे जो है डायरेक्टली ए बी के बराबर मिलेगी जो कि मैक्सिमम होती है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे और उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर, समझ आ गया? हाँ सर। इसी तरीके से अगर एंगल कितना हुआ, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर मेरे पास एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है दैट मींस सर cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, ये तो 0 होती है। जब cos 90 क्या होगा सर, 0 होगा। तो अब अगर मैं डिफाइन करूंगा a डॉट बी तो आप बोलोगे सर ये होता है ए बी कॉस थीटा और cos 90 सर 0 होता है तो ये 0 के बराबर मिलेगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से पता चल रही है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 दैट मींस सर वो दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे या हमें चेक करना होगा क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अगर ये है
तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का जीरो होता है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। क्या आपको ये चीज समझ आ गई है? आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके ऊपर हम बाद में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप ये चीज आई होप समझ गए होंगे। अगर जीरो होगा तो ये पैरेलल होंगे, अगर ये 90 डिग्री होगा तो इनका जीरो आएगा। बाद में बीच में कुछ भी एंगल हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? हाँ सर। तो अभी तो हमने सीखा, अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी भी पता है और थीटा भी पता है, तो कैसे दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे निकालते हैं, ये तो आसान है। लेकिन अगर सिर्फ दो वेक्टर दिए गए हो और कुछ नहीं दिया हो तो कैसे हम निकालेंगे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट? तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। हाँ, उससे पहले एक चीज और मुझे डिस्कस करनी। आई क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमारे पास क्या होते हैं सर? ये यूनिट वेक्टर होते हैं। सर यूनिट वेक्टर का मतलब सर इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। हाँ सर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा आई कैप डॉट आई कैप निकालो, आई कैप डॉट आई कैप, आप बोलोगे देखिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? सर आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो सर इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है सर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी है 1। इंटू में आई कैप आई कैप, आई कैप आई कैप किधर होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। दैट मींस इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, तो ये मेरे पास 1 के बराबर आता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं सर बोलूंगा आपको जे कैप डॉट जे कैप, तो आप बोलोगे जे का मैग्नीट्यूड 1। सर जे का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में कितना एंगल? सर 0 डिग्री, तो सर ये भी 1 के बराबर आएगा। सिमिलरली जो है आप मुझे बोलोगे के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, सर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कॉस 0 डिग्री, तो सर ये 1 के बराबर आता है। दैट मींस मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग पता चल गई। अगर मैं किसी वेक्टर को आई कैप डॉट आई कैप यानी कि खुद के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो वो डायरेक्ट उसी के बराबर आता है। तो डायरेक्टली मुझे ये चीज आज के बाद पता होनी चाहिए। अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप बराबर होती है के कैप डॉट के कैप, एंड सर ये होते हैं 1 के बराबर। याद रखना, जब भी मुझे आज के बाद आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप मिलता है तो मैं उनको डायरेक्टली 1 के बराबर रखूंगा। क्लियर? समझ आ गया? ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन सर जरूरी थोड़ी है कि ये आई ही हो, जे ही हो। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप भी तो हो सकता है। सर तब क्या होगा? तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं करूंगा आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, सर आई का मैग्नीट्यूड है 1, सर जे का मैग्नीट्यूड है 1, और इनके बीच में एंगल कितना है? सर आई कैप है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप है वाई एक्सिस के अलोंग, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो सर मुझे यहां पे डालना पड़ेगा वैल्यू कॉस 90 डिग्री का, और कॉस 90 डिग्री हम सबको पता है 0 होता है, तो ये 0 होगा। तो दैट मीन्स सर अगर मैं आज के बाद क्या करूंगा सर, अगर मैं इसके बाद जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, आप बोलोगे आई का जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कॉस 90, तो सर ये भी 0 होगा। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, एंड सर ये भी 0 होगी। तो दैट मीन्स सर अगर सिमिलर वेक्टर है तो मैं 1 रखूंगा, लेकिन अगर वो जो है अलग अलग वेक्टर्स होंगे, अलग अलग वेक्टर्स आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप अगर होंगे तो डायरेक्टली इनका वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स सर हमें और एक चीज यहां से जो है सर वो पता चल चुकी है। सर क्या चीज आपको पता चल चुकी है? जरा हमें भी तो बताइए। हमें पता चल चुका है आई कैप डॉट जे कैप बराबर होता है के कैप डॉट जे कैप, और ये बराबर होता है आई कैप डॉट के कैप के, एंड ये सब की वैल्यू बराबर होती है 0, यानी कि 0 के बराबर होती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर दो वेक्टर जो कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे
तो उनको कैसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा, ये आता कैसे है, और फिर मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, आप उससे करोगे 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने में। ठीक है सर, पहले आप जो जनरल हमको समझाइए। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर जो है, मान लीजिए ये है हमारे पास a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में सर है ये c1 k कैप के बराबर। ठीक है सर, ठीक है। और सर हमारे पास मान लीजिए दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है a2 i कैप प्लस में सर b2 j कैप प्लस में सर c2 k कैप। बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहिए a कैप डॉट b कैप, सॉरी a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो क्या करोगे सर, a वेक्टर लिखेंगे। सर a वेक्टर क्या है, a1 i कैप प्लस में सर b1 j कैप सर प्लस में c1 k कैप के बराबर। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे डॉट होगा। बहुत बढ़िया सर, b वेक्टर किसके बराबर है सर, ये है a2 i कैप प्लस में सर b2 j कैप प्लस में सर c2 k कैप के बराबर। तो अब आपने सीखा ही होगा मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर इसको इसके, ठीक है, ऐसे आप करते जाएंगे। ठीक है सर, करिए। पहले इसको इसके साथ होगा सर, ये होगा a1 इंटू a2, ठीक है सर। इसका साथ क्या है, i कैप डॉट, इसके साथ भी i कैप है। बहुत बढ़िया, प्लस अब इसको क्या होगा, इसके साथ होगा। ठीक है सर, क्या होगा a1 b2, ठीक है सर, इसके साथ i कैप, ठीक है, उसके साथ j कैप। बहुत बढ़िया, प्लस चलिए अब इसको इसके साथ होगा सर, क्या होगा a1 c2 सर, इसके साथ है i कैप एंड सर उसके साथ है j कैप। क्लियर है इतना? हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, प्लस अब b को भी सिमिलरली इन सब के साथ होगा, तो पहले होगा b1 और a2 के बीच में b1 a2 सर, इसके साथ है j कैप और इसके साथ है सर i कैप। बहुत बढ़िया, प्लस में सर चलिए इसको इसके साथ होगा b1 b2 सर, इसके साथ भी j कैप सर, इसके साथ भी j कैप। बहुत बढ़िया, प्लस अब इसको इसके साथ होगा। ठीक है, क्या होगा सर, ये होगा b1 c2 सर, इसके साथ है j कैप और उसके साथ है सर k कैप। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस c को भी इन सब के साथ होगा, तो सर ये होगा c1 a2 i डॉट, सॉरी ये है k कैप, सॉरी। ठीक है, आराम से पहले मैं आपको दिखाता हूं, k कैप डॉट i कैप। बहुत बढ़िया, प्लस अब इसको इसके साथ होगा सर, ये है c1, ये है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये c1 है। हाँ, c1 इंटू b2 सर, इसके साथ है k कैप एंड सर उसके साथ है j कैप। बहुत बढ़िया, प्लस अब ये इसके साथ c1 c2 सर, इसके साथ भी k कैप, उसके साथ भी k कैप, इनके बीच में डॉट है। क्लियर, समझ आ गया? अब जो है कुछ समझने वाले बच्चे थोड़ा समझ गए होंगे मैंने इससे पहले क्या डिस्कस किया था। जहां पर भी मैंने एक चीज डिस्कस की थी, फिर से लिखता हूं, i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। हाँ सर, आपने अभी सिखाया था, i कैप डॉट j कैप बराबर होती है j कैप डॉट k कैप एंड बराबर होती है k कैप डॉट i कैप बराबर 0। इसका मतलब ये सब 0 के बराबर होते हैं। तो देखिए सर, यहां पर जो है i कैप डॉट i कैप ये 1 के बराबर होगा। देखो सर, ये j कैप डॉट i कैप डॉट j कैप सर, ये तो 0 के बराबर होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये सारा टर्म क्या होगा 0। i डॉट j सर, ये सब भी 0 सर। ये क्या है, j डॉट i अलग अलग है तो 0, ये है j डॉट j, ये बचेंगे अभी सर। ये है j डॉट k अलग अलग है तो 0, ये है k डॉट j 0 सर, ये है k और j अलग अलग 0 सर, ये है सेम, ये बचेंगे। तो सर यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बहुत कम बच रहा है सर। क्या बच रहा है, ध्यान से देखो सर, यहाँ तो बच रहा है a1 a2 एंड सर i डॉट i होता है 1, तो इसके बदले में 1 प्लस बाकी सारा 0 सर। प्लस क्या बच गया इधर सर, यहाँ बचा b1 b2 एंड सर j डॉट j होता है 1। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा c1 c2 एंड यहाँ k डॉट k होता है 1। तो ओवरऑल मुझे मिल रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ध्यान से देखो
क्या हुआ है, जब मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो वो सिर्फ किसके बराबर आता है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो बस, a1 a2 प्लस या माइनस जो भी होगा वो लगेगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बस डॉट प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है। तो लेकिन ये प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी था, हो सकता है कोई आपसे पूछ लेता, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके ऊपर हम कुछ सवालों से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम जो है कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं और एक बार आपको रिकैप करवाता हूं। क्या रिकैप करवाएंगे सर आप, देखिए फॉर एग्जांपल जो मेरे पास वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए वेक्टर है बराबर a1 i कैप प्लस में सर a2 j कैप प्लस में सर a3 k कैप, क्लियर है सर। और सर अगर मेरे पास बी वेक्टर है, क्या है सर a1 i कैप, यहां पर मैं इसको b1 कर देता हूं और यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं, एक सेकंड में इसको लिख कर ही रखता हूं तो दैट टाइम बच जाए। हाँ तो चलिए ये मैंने आपको लिख के रखा है। अगर हमारे पास दो वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी कि i वाले i के साथ, j वाले j के साथ मल्टीप्लाई करने, k वाले k के साथ मल्टीप्लाई करने, बस और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहला सवाल, a वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है और क्वेश्चन है इन सब में आपसे फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो सिंपल आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आपने क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप जो है फिर से उतना नहीं करोगे, डायरेक्ट आई को आई के साथ 3 2 6 प्लस में, अब यहां पे नहीं लिखना है आई डॉट आई क्योंकि वो 1 होता है, ठीक है वो खत्म हो गया। 4 जे का जे के साथ 4 इंटू 6 24 6 कितना होता है सर 30 आ गया, क्लियर हुआ। हाँ सर तो ये इसका आंसर हो गया, बस 10 सेकंड के अंदर इसका सोल्यूशन हो गया। सर यहां पर आप निकालिए a डॉट बी वेक्टर, a डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर। आई का आई के साथ 3 2 6 प्लस जे का जे के साथ 4 इंटू 3, सर ये तो हो गया -12, तो लिखिए -12 सर। 4 5 20 लेकिन -20, तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया 6 माइनस ये हो गया 32, तो ये सर बच गया -26, क्लियर है, -26 हमारे पास बच गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम देखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो सर ये बचेगा -12, ये बनेगा सर +12 और सर इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहां पर देखो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया सर, यहां पर डॉट प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया सर, नेगेटिव, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और यहां पर तो 0 आ गया, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एंड सर वो 0 भी हो सकता है। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, अभी मैंने बोला जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा दैट मींस वो दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर वो बोलेगा दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करना है। या अगर आपको जनरली आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लिया और वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे सर, परपेंडिकुलर होंगे। सर यहां से हमको पता चल रहा है सर यहाँ पे जो सर ये ए वेक्टर है सर ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, क्यों सर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता दी है, क्लियर हुआ। हाँ सर तो चलिए इस सवाल को आप डिस्कस करेंगे। सर यहां पर क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 इसका क्वेश्चन 1 4 इंटू 1, पहले ध्यान से देखना है, आई का आई के साथ ही करना है, कभी ये आगे पीछे होते हैं तो ध्यान से देखना है। 4 इंटू 1 हो गया सर 4 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3, तो सर इनका आ गया 7, क्लियर है। तो चलिए इनका करते हैं a डॉट बी इक्वल टू 4, ये देखिए आई 4 1 4, सर यहां पे -3, तो आंसर आ गया 1 के बराबर। चलिए यहां पर निकालते a डॉट बी वेक्टर बराबर, देखिए आई का आई के साथ 3, जे का जे के साथ -4 -2, सर ये हो गया +8, जे का जे के साथ तो सॉरी के का के साथ माइनस, ये आ गया 15, 5 3 15, तो ये हो गया 11, ये आ गया -4, समझ आ गया, क्लियर हो रहा है यहां से। तो चलिए पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हाँ
तो चलिए आज का लेक्चर हम जो है यहाँ पर ही रोक देते हैं। तो फिर जो है बाकी चीजें अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो बाकी इसकी जो है चीजें वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट हो जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो चलिए अच्छे से जो है खुश रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।